चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस 24 जनवरी 1950 को पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में आई थी। आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर का अपॉइंट किया जाता है 164 के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर अपॉइंट करता है लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द पार्टी, और सीएम अपॉइंटेड किया जाता है, न कि इलेक्टेड किया जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक है। हैव मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और लीडर ऑफ द पार्टी और मेजोरिटी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एज चीफ मिनिस्टर की तरह। बट व्हेन देयर इज़ नो क्लियर मेजोरिटी, जब कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, द गवर्नर यूजेस करता है इसके पर्सनल डिस्क्रिशन एंड अपॉइंट करता है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी का लीडर और कोलिशन को या चीफ मिनिस्टर की तरह, और गिव्स हिम मंथ, एक मंथ का टाइम देता है टू सीक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए। ओथ आती है कॉन्स्टिट्यूशन, फेथ और बिलीफ, फेथ एंड बिलीफ, थर्ड शेड्यूल एंड सीएम एंड पीएम बोथ। ओथ बिफोर द सीएम एंटर्स करता है इसके ऑफिस के अंदर, एंड द गवर्नर एडमिनिस्टर करता है हिम ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी। टेन्योर इसका होता है टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर के प्लेजर तक। सैलरी और अलाउंसेज एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। 75,000 राजस्थान के अंदर। अब आता है अपना चीफ मिनिस्टर के अंदर अपन ने देखा क्या देखा अपने चीफ मिनिस्टर में, कि भाई चीफ मिनिस्टर जो है वो, इसकी जो पोस्ट आई थी वो आई थी कब, अपनी 24 जनवरी 1950 के अंदर। और इसके अंदर आर्टिकल 164 के द्वारा चीफ मिनिस्टर को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर को बाय द गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर अपॉइंट करता है द लीडर ऑफ द पार्टी, को। एंड हैविंग मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेजोरिटी हो, मेजोरिटी एज चीफ मिनिस्टर की तरह। बट व्हेन देयर इज़ नो क्लियर मेजोरिटी, जब कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, गवर्नर यूज़ करता है इसकी पर्सनल डिस्क्रिशन को यूज़ करता है और अपॉइंट करता है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, और लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी को अपॉइंट करता है, और कोलिशन को। चीफ मिनिस्टर क्या करता है, गिव्स हिम मंथ टाइम, एक मंथ का टाइम देता है ताकि वो क्या कर सके, एक मंथ का ही टाइम देता है, ध्यान रखना, 1 मंथ का टाइम देता है ताकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव कर सके। अब आता ओथ के अंदर क्या होगा, ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेथ एंड बिलीफ, थर्ड शेड्यूल एंड सीएम एंड पीएम बोथ। ओथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फेथ करेगा और बिलीव करेगा, फेथ एंड बिलीफ, जो कि थर्ड शेड्यूल के अंदर दे रखी है, सीएम की और पीएम की, दोनों की। हम ओथ के अंदर क्या होता है कि बिफोर द सीएम एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, और गवर्नर एडमिनिस्टर करता है इसको, ऑफिस की ओथ एडमिनिस्टर करता है, एंड सीक्रेसी की। ठीक है। फिर आता है टेन्योर के अंदर क्या होगा, ये प्लेजर करे, टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर ये काम करेगा। फिर आता है सैलरी और अलाउंसेस डिटरमाइन की जाएंगी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अब देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी। ई और सी मस्ट बी सिटीजन होना चाहिए और 25 ईयर्स की एज से ज़्यादा होना चाहिए, और सीएम इज़ नॉट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और ये ही हैज़ 6 मंथ टाइम होना चाहिए इसको गेट मेंबरशिप ऑफ एमएलए और एमएलसी की, इसको एमएलए और एमएलसी की पोस्ट की एक्सपायर जब होता है। और पावर और फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या होंगे, इन रिलेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंजॉय करता है फॉलोइंग पावर्स, जैसे कि हेड ऑफ काउंसिल और मिनिस्टर होता है। गवर्नर अपॉइंट करता है ओनली दोज पर्सनस, मिनिस्टर को जो कि रिकमेंड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ये अलाउ ही कम टू आस्क एज ए मिनिस्टर, और रिजाइन करता है ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, और डिसमिस करता है हिम केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी इसकी ये है, एक तो ये सिटीजन होना चाहिए और 25 ईयर्स की एज से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे अपने को नोट ये करना है कि इफ़ द सीएम इज़ नॉट
मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो उसको 6 मंथ के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर या तो एमएलए बने या फिर एमएलसी बने, ठीक है, कुछ भी बने पर बने। पावर और फंक्शंस क्या है? पावर और फंक्शंस इसकी ये है कि इन रिलेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन के अंदर इसकी क्या पावर्स है। सबसे पहली पावर, ये द गवर्नर अपॉइंट करता है ओनली उन्हीं लोगों को जो सीएम रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। बी पॉइंट ये कि ये अलोकेट करता है और रिसफल करता है पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स के अंदर। और फिर ये तीसरा पॉइंट ये कि आस्क करता है मिनिस्टर्स को रिजाइन करे और एडवाइज करे गवर्नर को टू डिसमिस हिम केस और डिफरेंट ओपिनियन के अंदर। रिजाइन और एडवाइज, द गवर्नर मिनिस्टर को ये रिजाइन और एडवाइस के लिए कहता है गवर्नर जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तब, ठीक है। फिर आता है अपने कि ये प्रिसाइड ओवर करता है मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इन्फ्लुएंस करता है उनके डिसीजन को। ये गाइड करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ सारे ऑल मिनिस्टर्स के साथ में। ये क्या करता है? ब्रिंग करता है अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। इसके रिजाइन करने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलैप्स हो जाते हैं और डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ सीएम डिजोल्व करती है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाता है डेथ इसके होने पर। इन रिलेशन विद द गवर्नर के साथ में क्या रिलेशन है? सीएम इंजॉय करता है फॉलोइंग पावर्स रिलेशन विद द गवर्नर, कि ये क्या होता है कि प्रिंसिपल और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में? गवर्नर के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। और ड्यूटी ऑफ सीएम, ये कम्युनिकेट करता है गवर्नर के एंड ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि रिलेटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, जो कि प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेचर गवर्नर में कॉल फॉर, गवर्नर उसको बुला सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर गवर्नर सो रिक्वायर टू सबमिट कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सबमिट के लिए बोल सकता है कोई भी एनी मैटर पे डिसीजन जो कि टेकन नहीं किया गया मिनिस्टर के द्वारा बट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल के द्वारा कंसिडर नहीं किया गया है। तो इस पेज के अपन ने क्या क्या देखा? इस पेज के अंदर अपन देखा कि ये प्रिसाइड ओवर करता है क्या? मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और उनके जो डिसीजन होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा, इसके अंदर गाइड करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ सारे मिनिस्टर्स के साथ में, ठीक है। और ये ब्रिंग करता है अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल। कोलैप्स अगर काउंसिल होता है मिनिस्टर्स जब रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस, अगर डेथ और रेजिग्नेशन होगा तो उसके अंदर डिसोल्यूशन हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। फिर दूसरा पॉइंट, इसके अंदर अब हम देखेंगे गवर्नर के साथ में क्या एंजॉय करता है अपना सीएम। गवर्नर के साथ में सीएम एंजॉय करता है रिलेशन, जैसे कि सबसे पहले ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में? एक तो सीएम के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में और गवर्नर के बीच में, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पहला पॉइंट के अंदर क्या है? कम्युनिकेशन के अंदर भी पहला दूसरा सब पॉइंट देखते हैं अपन, जैसे कि टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि रिलेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट और प्रपोजल लेजिस्लेचर के। ये कम्युनिकेट करता है गवर्नर को कि क्या क्या डिसीजन लिए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट से और प्रपोज किए गए लेजिस्लेचर को, ठीक है। दूसरा, ये फर्निश करता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट और प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ गवर्नर में कॉल फॉर, जिसके लिए गवर्नर बुलाता है उसके लिए। फिर दूसरा कि गवर्नर रिक्वायर्ड टू सबमिट कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रिक्वायर्ड टू सबमिट कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंसिडरेशन एनी मैटर, कोई भी मैटर हो जो कि डिसीजन जो कि टेकन किया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा पर नोट कंसिडर नहीं किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, तो उसके लिए। अब ये एडवाइज करता है गवर्नर को रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ आरपीएससी और स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनको ये क्या करता है? एडवाइज करता है।
एडवाइस करता है गवर्नर को रिगार्डिंग इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। फिर रिलेशन स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेशन क्या क्या है सीएम के, ठीक है। ये एडवाइस करता है गवर्नर को रिगार्डिंग द समनिंग और प्रोरोग्यू ऑफ सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये रिकमेंड करता है डिजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर को। ये अनाउंस करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। और अदर पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं कि ये ही इज ए चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड का ये चेयरमैन होता है। और क्या क्या है देखो, तो अपन ने तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि ये एडवाइस करता है, ये एडवाइस करता है गवर्नर को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, जैसे कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना है और चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ आरपीएससी को अपॉइंट करना है और स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना है। तो फिर तीसरा बड़ा पॉइंट इसके अंदर अपन देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर से क्या रिलेशन है सीएम के स्टेट लेजिस्लेचर से। एक तो ये एडवाइस करता है गवर्नर को रिगार्डिंग द समनिंग और प्रोरोग्यू कोई भी सेशन का स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है। दूसरा ये रिकमेंड करता है डिजोल्यूशन के लिए रिकमेंड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर के लिए। फिर तीसरा ये अनाउंस करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। फिर अदर पावर्स और फंक्शंस क्या हैं इसके, तो ये क्या होता है कि चेयरमैन होता है किसका, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का ये चेयरमैन होता है, बोर्ड का चेयरमैन होता है। और ये एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ कंसर्न जोनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन बाय द रोटेशन के द्वारा। और मेंबर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ही इज अ चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ स्टेट होता है और ही इज क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है पॉलिटिकल लेवल पे ड्यूरिंग द इमरजेंसीज के समय। ये पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का, ठीक है। ही मेट्स वेरियस सैंक्शंस ऑफ द पीपल एंड रिसीव करता है मेमोरेंडम रिगार्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, अशोक गहलोत 14वां चीफ मिनिस्टर रहा है राजस्थान का और पहला सीएम रहा था अपना हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट इलेक्टेड सीएम कौन रहा है, वो है टिकाराम पालीवाल। फर्स्ट इलेक्टेड डेमोक्रेटिक कंसिडरेशन है 3 मार्च 1952 के अंदर। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा, दूसरा पॉइंट ये है कि वाइस चेयरमैन ऑफ कंसर्न जोनल काउंसिल का बाय रोटेशन। तीसरा पॉइंट मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। फिर चौथा इसके अंदर तो चीफ स्पोक्सपर्सन होता है, ऑफ द स्टेट का। पांचवा पॉइंट, और ये क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय। छठा, ये पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का, ठीक है। और ये वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल रिसीव करते हैं मेमोरेंडम रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स से। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जैसे कि अशोक गहलोत क्या रहा है, 14वां सीएम रहा है। और पहला सीएम कौन रहा था अपना, हीरालाल शास्त्री। पहला इलेक्टेड सीएम रहा था अपना कौन सा, टिकाराम पालीवाल। और फर्स्ट थर्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था 3 मार्च 1952 को, ठीक है। अब देखेंगे जन व्यास पहला इलेक्टेड सीएम रहा है राजस्थान का और नॉमिनेटेड सीएम रहा है। पहला नॉमिनेटेड सीएम भी जन व्यास रहा है। फिर मोहनलाल सुखाड़िया सीएम रहा है 54 से लेकर 71 तक, लार्जेस्ट कार्यकाल तक। बख्तुल्ला खान पहला मेजोरिटी क्लास सीएम है राजस्थान का और ओनली सीएम है जो कि ऑफिस के अंदर ही मर गया था। फिर जगन्नाथ पहाड़िया पहला दलित से क्या रहा है, पहाड़ी पे रहने वाला सीएम रहा है। फिर हीरालाल देवपुरा सीएम रहा है सबसे छोटे कम पीरियड के लिए। फिर 13 फरवरी 1985 के अंदर 10 मार्च से 1985 तक पहली फीमेल सीएम रही है अपनी वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। अब 4 पर्सन जो कि पोस्ट के ऊपर
4 पर्सन हैव बीन द पोस्ट ऑफ CM, 3 बार रहे हैं। 3 बार कौन कौन से? आपने एक तो मोहनलाल सुखाड़िया 3 बार रहा है, हीरालाल जोशी 3 बार रहा है, भैरव सिंह शेखावती 3 बार रहा है और अशोक गहलोत भी 3 बार रहा है। 3 नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर्स है राजस्थान के, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और VN व्यास। डिप्टी CM और मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान कौन कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल 1952 के अंदर, हीरालाल शास्त्री, हरीशचंद्र भाबड़ा रहा है 1993 के अंदर, सबसे लंबा काल भी इसी का था। बानी बेनीवाल रही है 2002 के अंदर। कमला बनवारी लाल बैरवा रहा है 2002 के अंदर। कमला बेनीवाल रही 2013 के अंदर। सचिन पायलट रहा है 18-20 के अंदर। और पहली फीमेल मिनिस्टर ऑफ राजस्थान कमला बेनीवाल थी। अब ड्यूरिंग द टेन्योर मोहनलाल सुखाड़िया ये प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और कमांड करता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का कमेंस करता है किस टाइम पे? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर चीफ मिनिस्टर भी आता है, कैबिनेट मिनिस्टर भी आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं वो सब आते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट सबऑर्डिनेट चार्ज वो वाले भी आते हैं। और कैबिनेट के अंदर ओनली चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडिपेंडेंट चार्ज ये वाले ही आते हैं। तो कैबिनेट के अंदर कौन कौन आते हैं? कैबिनेट के अंदर अपने आते हैं, एक तो CM खुद आता है, चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर तो आता ही आता है, फिर उसके साथ में अपने आता है कैबिनेट के मिनिस्टर जो भी हैं, और मिनिस्टर ऑफ जो भी स्टेट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ में, ये सब केस में आते हैं कैबिनेट में। और सबऑर्डिनेट चार्ज वाले ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 163। 163 बोलता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज ए हेड एंड एड एंड एडवाइज करेगा गवर्नर को एक्सरसाइज उसके फंक्शंस के लिए। फिर आर्टिकल 164 अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि CM शैल बी अपॉइंटेड किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, एंड अदर मिनिस्टर्स के द्वारा शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइज ऑफ CM के। और आर्टिकल 164(1)(a मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एक्सीड नहीं करेगी 15% से ज़्यादा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। बट द मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 12 से कम नहीं होने चाहिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता है ऐसा कि, और फिर ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 को। राजस्थान के अंदर मैक्सिमम 30 हो सकते हैं, 29 + 1 CM और 11 + 1 ये हो सकते हैं आपने मिनिस्टर। और आर्टिकल 164(1)(a)(b) के अंदर दे रखा है कि ये कल्प्रेट होता है डिफेक्शन का, और कैन नॉट बी द मिनिस्टर एंड अनटिल दे कॉन्टेस्ट करेंगे और विन करेंगे इलेक्शन अगेन, जब तक कि दोबारा से नहीं जीत जाते। तो आर्टिकल 163 के अंदर क्या दे रखा है? आर्टिकल 163 बोलता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर उनका हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और ये एड और एडवाइज करेगा गवर्नर को उसके फंक्शन करने के लिए। 163 बोलता है। 164 क्या बोलता है? अदर प्रोविजंस एज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की तरह अदर प्रोविजंस। ठीक है, CM शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड किए जाएंगे। CM अपॉइंट करेगा गवर्नर के द्वारा, और अदर लोगों को अपॉइंट करेगा CM, गवर्नर CM की एडवाइस पर। 164(1) और उसका भी सब क्लोज A, तो उसके अंदर बोलता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो भी है स्टेट की वो 15% से कम नहीं होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, एक्सीड नहीं करनी है 15% से भी ज़्यादा। बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट शैल नॉट बी, और वो सब कम भी नहीं होने चाहिए, 12 से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऐसा बोलता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऐसा बोलता है। ठीक है, ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 को, और ये 29 + 1 इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है अपने राजस्थान में, और मिनिमम हो सकती है 11 + 1 अपनी मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। आर्टिकल 164(1) का, और वो भी B पार्ट बताता है कि पर्सन जो कि कल्प्रेट ऑफ डिफेक्शन हो, कल्प्रेट ऑफ डिफेक्शन हो, तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता अनटिल दे कॉन्टेस्ट और विन, जब तक कि अनटिल दे कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेन, जब तक कि वो कॉन्टेस्ट करे और इलेक्शन को दोबारा से जीते। ठीक है, तो इसके अंदर फिर आता है आर्टिकल अपना ओथ।
ओथ दे रखी है इसकी आर्टिकल 164(3) के अंदर दे रखी है, ओथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब्सक्राइब करेगा गवर्नर के द्वारा और पोस्ट ऑफ सीक्रेसी रखेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नर को। ठीक है, अब सैलरी और अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर डिसाइडेड की जाएंगी बाई टाइम टू टाइम स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। टेन्योर इनका 5 साल के लिए होता है, पर प्लेजर गवर्नर के में काम करते हैं। पावर्स और फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं? ये फॉर्मुलेशन करेगा पॉलिसीज़ का, और ये फॉर्मिंग करेगा बजट एज पर द नीड्स ऑफ स्टेट्स के, और ये एडवाइस करेगा गवर्नर को और रिक्रूट करेगा ऑन द हायर पोस्ट के ऊपर, आंसर करेगा अपोजिशन को और सेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि 164(3) के अंदर दे रखी है ओथ। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कि गवर्नर के द्वारा की जाएंगी। पोस्ट और सीक्रेसी रखेगा, पोस्ट और सीक्रेसी रखेगा ये। ठीक है, अब आर्टिकल 164(2) के अंदर दे रखा है कि जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? गवर्नर को। और सैलरी और अलाउंसेस मिनिस्टर्स के डिसाइड किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा टाइम टू टाइम। टेन्योर इनका 5 साल रहेगा, पर ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर काम करेंगे। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हैं? ये फॉर्मुलेट करेगा किसको? पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेगा, ये फ्रेमिंग करेगा बजट को एज पर द नीड्स ऑफ स्टेट के नीड्स के हिसाब से। ये एडवाइस करेगा गवर्नर को एडवाइस करेगा ताकि रिक्रूट करे हायर पोस्ट पे ऊपर, रिक्रूट ऑन हायर पोस्ट के ऊपर रिक्रूट करने के लिए। और ये आंसरिंग होगा आंसरिंग टू द अपोजिशन को आंसर देगा देखे इन द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अब आता है अपना स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर अपना 153 के अंदर है, स्टेट लेजिस्लेचर 170 में, स्टेट काउंसिल अपना 169 के अंदर है। पार्ट 6 है 168 से 212 तक। ठीक है, आर्टिकल 168 से कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर इन द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये है लेजिस्लेचर होगा स्टेट के अंदर। फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर होगा कंसिस्टिंग, जिसके अंदर गवर्नर और स्टेट काउंसिल असेंबली होगी। ठीक है, इन सम स्टेट बाई कैमरल सिस्टम है, लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है उनके अंदर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 170 के अंदर देगा कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, पॉपुलर चैम्बर और टेम्परेरी चैम्बर। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है, और ये 168 से लेकर 212 तक है। ठीक है, और आर्टिकल 168 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स के अंदर। फॉर एवरी स्टेट एक गवर्नर होगा हर स्टेट के लिए, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। कई के अंदर बाई कैमरल है जहाँ पे गवर्नर भी होगा, स्टेट लेजिस्लेचर तो होगी, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 170 के अंदर दे रखा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ठीक है, ये होगा कि कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या कंपोजिशन होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये दे रखा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आर नोन एज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अपन और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि लोअर चैम्बर के नाम से, फिर पॉपुलर चैम्बर के नाम से, फिर टेम्परेरी चैम्बर के नाम से भी जानते हैं अपन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। और लिमिट द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन कौन से हैं? हाईएस्ट 500 होंगे और लोवेस्ट 60 होंगे। एग्जाम्पशन स्टेट और मिनिमम मेंबर्स और प्रेजेंट स्ट्रेंथ कौन सी होगी? सिक्किम के अंदर 30 होंगे और प्रेजेंट स्ट्रेंथ होगी 32। गोवा के अंदर 30 होंगे, प्रेजेंट स्ट्रेंथ होगी 40। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 होंगे, प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो भी 60 है। नागालैंड के अंदर 46 है। अब इलेक्शंस जो कि डायरेक्ट किए जाएंगे, जनरल इलेक्शंस किए जाएंगे, और जो कि विधानमंडल में राज्यपाल और उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति के समक्ष ओथ लेगा। फर्स्ट सीएम को शपथ दिलाई थी राज्यपाल वेस्ट बंगाल में, राज्यपाल ने दिलाई थी पहली बार वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अब टेन्योर इसका 5 साल का होता है। क्वालिफिकेशंस इसकी है कि सिटीजन होना चाहिए, 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और विल प्रेजेंट करेगा ओथ ऑफ लेटर बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और अदर इनएलिजिबल होगा आरपीए, अगर अदर कोई होगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के अंदर जो इनएलिजिबल होगा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि भाई अपना जो लिमिट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
लिमिट करता है मेंबर्स को, जैसे कि हाईएस्ट इसके अंदर 500 हो सकते हैं और लोवेस्ट इसके अंदर 60 हो सकते हैं। ये अपने को आर्टिकल 332 के अंदर दे रखा है कि अपने एससी और एसटी कितना होगा। एससी अपने 34 है और एसटी अपने 25 है। आर्टिकल 333 के अंदर दे रखा है कि एक मेंबर नॉमिनेटेड होगा एंग्लो इंडियन सा, और इसको जनवरी 2020 के अंदर इसको अबोलिश कर दिया कि अपॉइंटमेंट होगा जिसका। इसके अंदर क्या है कि एग्जाम्पशन अपने थोड़े एक्सेप्शन कौन है, जैसे कि स्टेट और फिर मिनिमम मेंबर और प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे कि सिक्किम के अंदर क्या है कि मिनिमम मेंबर्स 30 हो सकते हैं और इसके सिक्किम के अंदर अपने ओनली 32 ही हैं। गोवा के अंदर मिनिमम मेंबर 30 हो सकते हैं पर अपने इस टाइम पे 40 हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 और मिनिमम मेंबर्स 30 हैं और इस टाइम पे प्रेजेंट स्ट्रेंथ इनकी 60 है। नागालैंड के अंदर मिनिमम मेंबर्स 46 ही हैं। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर ओनली 6 स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसके अंदर बाइकमरल लेजिस्लेचर है, ऑल्सो कॉल्ड द हायर चैम्बर और परमानेंट चैम्बर जिसको बोलते हैं। टेन्योर इनका ड्यूरेशन होता है 6 ईयर्स का। 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 2 साल के अंदर। ठीक है, इट इज़ नॉट ए कंपलसरी चैम्बर नहीं है लेजिस्लेचर का। इसके अंदर अपना है ट्रिक, UBMK था, यूबी बोलता है कि मैं भी एम के था, तो इसके अंदर यू से हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, बी से हो जाएगा अपना बिहार, एम से हो जाएगा अपना महाराष्ट्र, के से हो जाएगा अपना कर्नाटक, था से हो जाएगा अपना तेलंगाना और ए से हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अबॉलिश्ड की गई 1985 के अंदर और इसको रीस्टेब्लिश की गई 2007 के अंदर। एट प्रेजेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रपोज की जाएगी उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर। प्रपोज कहाँ पे की गई है? उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट्स के अंदर है इंडिया के अंदर। इनका टेन्योर क्या होता है? 6 साल का होता है और 1/3 हर 2 साल के अंदर रिटायर होते हैं। अपने हैं UBMK था। ठीक है, तो यू से हो जाएगा यूपी, बी से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, के से हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और था से हो जाएगा तेलंगाना और ए से हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अबॉलिश की गई थी 1985 के अंदर और उसको रीस्टेब्लिश कर ली थी 2007 के अंदर। एट प्रेजेंट रिकमेंडेशन की प्रपोज की गई है उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के द्वारा रिकमेंडेशन दी हुई है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 MLA हो सकते हैं, 66 MLA हो सकते हैं, मतलब राजस्थान में। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की 40, मैक्सिमम अपनी 1/3 ऑफ MLA हो सकते हैं। एक्सेप्शन मिजोरम के अंदर 40 है, गोवा के अंदर 40 है, सिक्किम के अंदर 32 है। ये तो अपने उसके अंदर देखा था। अब प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिशिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या क्या है कि इसके अंदर क्या होगा कि पहली बार में रेजोल्यूशन प्रेजेंट करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और फिर पास करना पड़ेगा उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। रेजोल्यूशन फिर भेजना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर। फिर ये पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर थ्रू द सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे स्पेशल क्यों लिख रखा है चेक करो एक बार। ठीक है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सिग्नेचर प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन बिकम द पार्लियामेंट्री एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करी जाएगी कंसर्न स्टेट के अंदर। ठीक है, अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ MLC की क्या हो सकती है? 1/3 ऑफ MLA हो सकते हैं बस, मतलब राजस्थान के अंदर लगभग 66 के लगभग हो सकती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, 60 हो सकती है। ये गलत है शायद, चेक करना इसका। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि भाई अपने रेजोल्यूशन पहला लाना पड़ेगा, फिर इसको पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ठीक है, फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास में भेजना पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट में रखेगी, पार्लियामेंट के अंदर बोथ द हाउसेस के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, पर अपने लिख रखा है स्पेशल मेजोरिटी, चेक करना एक बार। ठीक है, और पार्लियामेंट्री एक्ट आएगा, एक्ट के ऊपर साइन होंगे किसके? अगर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो एक्ट बनेगा, एक्ट बनने के बाद में उसके कंसर्न स्टेट के अंदर वो इस्टेब्लिश हो जाएगी काउंसिल। कोरम 1/10 का होता है और 1/10 मेंबर्स होते हैं। राजस्थान के अंदर कोरम राजस्थान में 6 का है।
अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेम इस्टेब्लिशमेंट की तरह ही होगा, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव क्या नाम है, कंपोजिशन क्या होगा, एमएलसी का कंपोजिशन क्या होता है। एमएलसी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि इसको इनडायरेक्ट चुने जाते हैं 1/3 मेंबर, तो 1/3 मेंबर ये होंगे अपने लोकल बॉडी से, लोकल बॉडी से मतलब पंचायत इसके अंदर नहीं होगी, पंचायत भी नहीं होगी और ये कोई भी सिटिंग मेंबर भी नहीं होना चाहिए। इनका जो मेंबर बनता है वो कोई भी सिटिंग मेंबर नहीं बनना चाहिए और पंचायत से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये अर्बन लोकल बॉडी से होगा। और 1/6 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा क्लास से, ठीक है। और 1/12 मेंबर्स होते हैं, 1/12 मेंबर जो होते हैं वो टीचर होते हैं जिनको एक्सपीरियंस हो, सेकंड ग्रेड टीचर जैसे कि अबव होते हैं। और 1/12 मेंबर्स किए जाते हैं किसके द्वारा, ग्रेजुएट के द्वारा 3 ईयर्स के, जिसका ग्रेजुएशन हो चुकी हो। अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे किया जाएगा, प्रोसीजर सेम है एज जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस्टेब्लिशमेंट और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू द पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा। कंपोजिशन इसका ये है कि इलेक्शंस ऑफ एमएलसी के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होंगे, 1/3 मेंबर ऑफ इलेक्टेड किए जाएंगे एमएलसी के द्वारा, एमएलएज के द्वारा इलेक्टेड किए जाएंगे, एमएलएज के द्वारा इलेक्टेड किए जाएंगे 1/3 मेंबर। सिटिंग और एग्जिस्टिंग एमएलएज कैन नॉट बी, वो कैंडिडेट नहीं हो सकते एमएलसी का। और 1/3 मेंबर ऑफ इलेक्टेड आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज एंड स्टेट लाइक म्यूनसिपलिटीज़ और डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा। एग्जाम्पशन पंचायती राज का क्लास के अंदर से होंगे, कोऑपरेटिव, लिटरेचर, एक्ट, साइंस और सोशल सर्विस। 1/6 मेंबर्स होंगे जो कि नॉमिनेटेड किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। 1/12 मेंबर जो कि इलेक्टेड होंगे टीचर्स के द्वारा, जो कि सेकेंडरी लेवल के और उससे ऊपर के होंगे उनके द्वारा। अबोलिशन की सेम प्रोसीजर होगा। कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन इसके अंदर होगा कि इलेक्शंस होंगे एमएलए के द्वारा, इनडायरेक्ट होगा, एमएलसी का इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा। 1/3 मेंबर्स होंगे वो जो कि इलेक्टेड किए जाएंगे एमएलए के द्वारा, एमएलएज के द्वारा। इसके अंदर नोट ये करना है कि कोई भी सिटिंग एमएलए इसका मेंबर नहीं बन सकता और कोई भी पंचायत से इसका मेंबर नहीं बन सकता। 1/3 मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड किए जाएंगे किसके द्वारा, लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जिसके अंदर म्यूनसिपलिटीज़ होंगी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होंगे उनके द्वारा, ठीक है। एक्सेप्ट पंचायत नहीं होगी, ध्यान रखना। 1/6 मेंबर्स होंगे, 1/3 मेंबर्स तो एमएलए द्वारा किए जाएंगे, 1/3 इसके द्वारा किए जाएंगे लोकल बॉडीज़ के द्वारा, 1/6 मेंबर्स किए जाएंगे नॉमिनेटेड गवर्नर के द्वारा क्लास से। और 1/12 मेंबर्स जो कि इलेक्टेड किए जाएंगे टीचर्स के, जो कि सेकेंडरी लेवल का हो या फिर उससे अबव का हो। और 1/12 मेंबर्स जिनके इलेक्टेड किए जाएंगे किनके द्वारा, वो किए जाएंगे ग्रेजुएट्स के द्वारा जिनको 3 साल से हो या फिर उससे अबव हो गई हो। अब पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन विद होल्ड द ऑर्डिनरी बिल को और 3 मंथ के लिए, और ऑर्डिनरी बिल अगेन सेंड किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो वो होल्ड नहीं कर सकता, मैक्सिमम 1 मंथ तक रख सकता है। तो एक ऑर्डिनरी बिल को वो 4 मंथ तक रख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आफ्टर द 4 मंथ बिल को कंसिडर किया जाएगा पास्ड, और लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट पास इट, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पास नहीं कर सकते तो कंसिडर किया जाएगा पास की तरह, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट हैव पावर्स मनी बिल के अंदर, और विदहोल्ड कर सकता है मनी बिल को मैक्सिमम 14 डेज तक का, उसके बाद में मनी बिल को कंसिडर किया जाएगा पास्ड, ठीक है। तो ये 3 साल तक, तो 3 महीने तक तो ऑर्डिनरी बिल को रख सकती है, और उसको अगर ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से भेजती है तो वो 1 मंथ तक रख सकता है। तो मैक्सिमम ऑर्डिनरी बिल को 4 मंथ तक रख सकता है, और मनी बिल के अंदर कोई भी पावर नहीं है इसके पास में, और मनी बिल को ये सिर्फ 14 दिन तक रख सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाद में पास माना जाएगा। एमएलसीज कैन बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। एमएलसी डू नॉट वोट इन इलेक्शन के अंदर वोट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शंस में ये वोट नहीं कर सकते। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलसी और एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ही और सी होल्ड करेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। अनसाउंड माइंड होगा तो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा तो भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। गिव अप करेगा सिटीजनशिप तो भी उसको इसको
अपने को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वैकेंसी ऑफ सीट, जब रेजिग्नेशन और डेथ होता है तब तो वैकेंसी होगी। और इफ़ द पर्सन होल्ड्स करता है सीट्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर, तो उसकी मेंबरशिप लेजिस्लेटिव काउंसिल की एंड कर दी जाएगी। मेंबर रिमेन कर सकता है एब्सटेन फ्रॉम मीटिंग विदाउट प्रायर परमिशन से, तो उसको कंसिडर की जाएगी वैकेंट। इफ़ द इलेक्टेड मेंबर अपॉइंट किया जाएगा और इलेक्ट किया जाएगा पोस्ट के ऊपर, गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, तो भी उसको वैकेंट माना जाएगा। ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इफ़ ही और सी होल्ड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो अगर होल्ड करता है अंडर द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, और दूसरा अनसाउंड माइंड होगा, तीसरा होगा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा, तीसरा होगा वॉलंटरी गिविंग अप करेगा सिटीजनशिप को। तो फिर वैकेंसी ऑफ सीट रेजिग्नेशन और डेथ से। इफ़ द पर्सन अगर पर्सन होल्ड करता है बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की मेंबरशिप, तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप उसकी एंड हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर रिमेन्स एब्सटेन फ्रॉम मीटिंग से और विदाउट प्रायर परमिशन, कोई भी प्रायर परमिशन के बिना, और देन हिज पोस्ट इज कंसिडर की जाएगी वैकेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्टेड मेंबर अपॉइंट और इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्टेड किया गया तो भी उसको वैकेंट मानी जाएगी। ठीक है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर टेक ओथ करता है एज ए मेंबर ऑफ द हाउस, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर टेक ओथ एज ए मेंबर ऑफ हाउस। स्पीकर 15th लेजिस्लेटिव असेंबली का सीपी जोशी है, और लीडर ऑफ अपोजिशन अपना गुलाब चंद कटारिया है, जिसको अभी हाल ही में इसको गवर्नर बना दिया।